नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको ट्रैफिक नियमों से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ ही इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है। नहीं पालन करने पर आपको जुर्माना और सजा भी हो सकती है। अगर आपने ट्रैफिक के किसी नियम का उल्लंघन किया या आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तब भी ट्रैफिक पुलिस आपसे गलत व्यवहार नहीं कर सकती। साथ ही आपको अपने अधिकार भी पता होने चाहिए। ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी नहीं छीन सकती। अगर आपकी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है तो क्रेन से उसे तब तक नहीं उठा सकती जब तक आप गाड़ी के अंदर बैठे हों। आपकी गाड़ी गलत तरीके और गलत जगह पर पार्क है, तभी गाड़ी उठाई जा सकती है। अगर ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस आपको हिरासत में लेती है तो हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस परेशान या प्रताड़ित कर रही है तो संबंधित पुलिस थाने में इसकी शिकायत की जा सकती है। तो ये थी ट्रैफिक नियमों से जुड़ी कानून के बारे में बुनियादी जानकारी। इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी आपको ट्रैफिक नियमों से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका ट्रैफिक नियम कानून से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। तो ट्रैफिक नियमों से जुड़ी कानूनी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं और इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन करके पता कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या होता है, क्यों इसे लाया गया? देखिए जाहिर, जैसे आप समझ रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों में हमारे देश के अंदर जो परिवहन है और जो वाहन है उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। ऐसी स्थिति में जब ज्यादा संख्या में वाहन सड़क पर आते हैं तो उनका एक्सीडेंट होना, उनके चालकों द्वारा उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या उनको खुद का एक्सीडेंट हो जाना या उन गाड़ियों का इंश्योरेंस की जो है इशू है, तो बहुत सारे इश्यूज थे जिनको लेकर एक ऐसे नियम की आवश्यकता थी, कानून की आवश्यकता थी जो इस तरह की सभी परेशानियों को हल कर सके। इसलिए ट्रैफिक का जो ट्रैफिक रेगुलेशन एक्ट लाया गया वो इसी पर्पस को लाया गया, जिससे अंदर किसी भी तरह से जो वाहन है उनका जो रिवैलिडेट कराना है वो कैसे होगा, या जो चालक है उसकी जिम्मेदारी कैसे होगी, अगर कोई वायलेट करता है तो क्या चालान होंगे, अगर उसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कैसे डिसाइड होगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मोटर व्हीकल एक्ट है उसको लाया गया, जिससे कि इस सारी जो व्यवस्था है ये सुचारू रूप से चल सके। जी जी। वहीं ट्रैफिक पुलिस कैसे और कितनी तरह से चालान वसूलती है, मसलन ऑन द स्पॉट चालान, नोटिस चालान और कोर्ट का चालान? देखिए जरा, जनरली जो ट्रैफिक पुलिस है उनका काम तो ये है कि ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन ना हो जी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन जो है हम अपने क्षेत्र में आसपास ट्रैफिक लाइट पे देखते हैं। तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन करता है और जब रंगे हाथों तुरंत उसको पुलिस पकड़ लेती है, ट्रैफिक पुलिस में जो अधिकारी पकड़ लेता है तो उसका तुरंत चालान काटता है और चालान की पर्ची उसके हाथ में देता है कि आपने ये ट्रैफिक का उल्लंघन किया, मसलन आपने रेड लाइट जंप की है या आप रश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे थे या और किसी कारण से, या आपने गाड़ी जो है एक ऐसी जगह खड़ी कर दी जहां आपको ऑथराइज नहीं। तो ऐसी स्थिति में तुरंत जो है चालान करता है और जो वो व्यक्ति है, जो चालक है और जो मालिक है, उसको वो चालान दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में दो स्थिति होती है, या तो उस चालक के पास पैसे हो कि वो खुद चालान को तुरंत भुगत ले, या वो चाहता है, वो ये क्लेम करना चाहता है कि ये जो ट्रैफिक की जो रेड लाइट है उसे जंप नहीं की, या उसकी जो स्पीड है वो अंडर लिमिट थी, या जहाँ पे वो गाड़ी उसे पार्क करी है वहां पे कोई साइन बोर्ड नहीं था, तो उसको भी अधिकार है वो ट्रैफिक के जो चालान है उसको वो चैलेंज कर सकता है। और कोर्ट के अंदर जो है वहां पर जाकर जब मैजिस्ट्रेट उससे पूछता है तो ऐसी स्थिति में वो कोर्ट के अंदर ही भर सकता है, और जैसे कि सामान्य अपराध के अंदर एक प्रक्रिया चलती है वहां पर वो चालान को भी चैलेंज कर सकता है और साबित कर सकता है उसने गलती नहीं की। लेकिन अगर उसको लगता है कोर्ट में जाने के बाद कि उसने गलती की है और अपनी गलती को मानता है तो कोर्ट के अंदर भी
वो अपने चालान को भर सकता है। जी जी ऋषिपाल जी, कई परिस्थितियों में हम देखते हैं लोग नशे में भी गाड़ी चलाते हैं और कई दफा एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लोगों की जान तक भी चली जाती है। तो नशे में गाड़ी चलाने पर क्या सजा होती है? देखिए जयरा, पिछले कुछ समय से इस विषय पर सरकार के जो नियम है पहले से बहुत सख्त हो गए हैं, और सरकार ने जो इसमें जो फाइन है, फाइन भी 5 गुना बढ़ा दिया है। जो पहले 2000 हुआ करता था उसको बढ़ा के 10,000 तक कर दिया, और सजा भी जो है वो 6 महीने तक की कर दी। और अगर जो आपने रिपीट ऑफेंस जो अगर वही ऑफेंस को दोबारा रिपीट करता है तो सरकार के पास ये अधिकार है, कानून के पास, कि उसको जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको भी एक निश्चित समय तक के लिए वो रद्द किया जा सकता जी है। तो इस मामले पर जो कानून है और सरकार है वो बहुत सख्त है कि जो लोग एक परमिसिबल लिमिट होती है उस लिमिट से ज्यादा अगर शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो उनसे सख्ती से निपटा जाए। और हमने कोर्ट में देखा है, कोर्ट में इस इशू पे जो लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं उनके जो फाइन होते हैं उनके अंदर भी कोर्ट कोई नरमी नहीं बरतता है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने एक से ज्यादा बार अपराध किया है तो कोर्ट में कोताही नहीं बरतता उसको जेल भेजने के लिए, उसको टोकन के लिए 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो 6 महीने तक का अधिकतम समय है। तो कोर्ट बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं कि जिसके अंदर जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे और एक परमिटिंग लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा अगर शराब पी रखी है तो कोर्ट बहुत सारे केसेस के अंदर जो अपराधियों को जेल में भेज सकता है। जी जी क्या पुलिस वाले व्हीकल जब्त कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किन परिस्थितियों में ऐसा कर सकते हैं वो? देखिए जयराम, पुलिस को सामान्यतः व्हीकल जब्त करने की आवश्यकता नहीं होती। पुलिस ही सामान्यतः जब कोई चालक किसी नियम का उल्लंघन करते हुआ पाया जाता है या किसी बैरिकेड पे जब कोई विशेष तौर पे कुछ विशेष सावधानियां चल रही होती हैं और ट्रैफिक की जो व्हीकल्स हैं उनकी सब तलाशी ली जा रही होती है, ऐसी स्थिति में जो पुलिस अधिकारी और ट्रैफिक अधिकारी दोनों के पास ये अधिकार है कि वो व्हीकल के जो चालक है उससे उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांग सकते हैं, उससे उसकी आरसी है वो मांग सकते हैं, और जो उससे संबंधित जो बाकी कागजात इंश्योरेंस है वो मांग सकते हैं, पोल्यूशन मांग सकते हैं। अगर ट्रैफिक के अधिकारी को लगता है कि ये जो, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास आरसी नहीं है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी को ये लगता है कि ये हो सकता है गाड़ी किसी और की हो, चोरी की भी हो सकती है, तो गाड़ी को जब्त कर सकता है। या उसको ऐसा लगता है कि गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा अवैध सामान मिला है जिससे कि उस गाड़ी को जब्त करके और हम कोर्ट की प्रक्रिया में एक नया एक कानून बनता है तो उस स्थिति में भी जो गाड़ी है उसको जब्त कर सकता है। लेकिन सामान्यतः अगर चलान करता है तो एक ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी अगर किसी व्यक्ति के पास है वो पुलिस जब्त कर लेती है और गाड़ी को छोड़ देती है। और 100 में से कोई 1-2 केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर गाड़ी पुलिस अधिकारी को जब्त करनी पड़ती है। जी जी चलिए ठीक है। जाहिर तौर पर ऐसे में खुद हमें भी समझना होगा, दूसरों को भी समझना होगा कि आपको नशे में गाड़ी नहीं चलानी है, नहीं तो इस तरह की सजा आपको हो सकती है, जुर्माना लग सकता है। ट्रैफिक लाइट्स को ना मानने वालों पर क्या कुछ जुर्माना या सजा का प्रावधान है ऋषिपाल जी? देखिए ट्रैफिक लाइट भी अपने हमारे यहाँ पर बहुत स्थिति इसलिए खराब होती है कि ट्रैफिक लाइट पे जिस समय कोई व्यक्ति जब ट्रैफिक लाइट को पार करता है तो उसके सामने से जो ट्रैफिक आ रहा होता है वो भी बिल्कुल 90 डिग्री एंगल में ट्रैफिक आता है। तो ऐसी स्थितियां, बहुत सारी स्थिति ऐसी होती है कि जो एक्सीडेंट होता है वो बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है। तो अगर ट्रैफिक लाइट को सामान्यतः कोई व्यक्ति पार करता है तो 2000 तक का जुर्माना होता है। और अगर वो व्यक्ति, अगर जैसे उसका लाइसेंस है, लाइसेंस के ऊपर अगर ट्रैफिक जो अधिकारी ने ये बात कर दी है कि ट्रैफिक के ये वायलेशन कर रहा है, अगर एक से ज्यादा बार वो करता पाया जाता है तो उसके लाइसेंस को कुछ समय के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए ट्रैफिक जो अधिकारी है वो अपने पास जब्त कर लेते हैं। यानी लाइसेंस जो है वो ट्रैफिक जो अधिकारी उनके पास ही रहेगा इतने समय तक, 3 महीने तक या 6 महीने तक वो कोई गाड़ी नहीं चला पाएगा। तो ये भी अपने आप में एक पनिशमेंट का तरीका है जिससे कि ड्राइवर को ये समझ आ सके कि उसको ट्रैफिक के नियमों का सख्ती से पालन करना। जी बिल्कुल, ये समझना होगा। और अक्सर हम ये भी देखते हैं कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक हवलदार हमें रोककर पेपर्स की भी मांग करते हैं, तो क्या हम उन्हें मना कर सकते हैं पेपर्स दिखाने से? देखिए जैसे आपको बताया ना, 2 स्थिति है। एक सामान्य ट्रैफिक का अधिकारी अगर आपको मिलता है और आपने किसी कोई वायलेशन किया है, अगर वायलेशन करते हो सबसे पहले वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा और आपका जो गाड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन मांगेगा। क्या आप उस गाड़ी के मालिक हैं या ऑथराइज है नहीं है। दूसरी बात क्या है कि वो क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं।
और तीसरी बात आजकल चलिए ठीक है ऋषिपाल जी, आपको माफी के साथ यहाँ रोकना चाहूंगी। एक कॉलर हमारे साथ योगेश जुड़ चुके हैं दिल्ली से। योगेश, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि एक हमें सम्मन आया यूपी कोर्ट से कि आपका चालान हुआ है और उसके लिए आप प्रकट हुए। अब ये जो चालान है ये 2019 का, जिसका सम्मन अब 2021 में हमें मिला। पहली बात तो हमें ये नहीं पता वो चालान हुआ कब, कहाँ हुआ, किससे हुआ। 2019 का, अब उसमें जब हमने केस को कहाँ जाए, किससे पूछें कि भाई ये चालान हुआ किस गाड़ी का है, कब हुआ, टाइम क्या है, समय क्या है, और उसमें उन्होंने बोला कि आप कोर्ट में प्रस्तुत हुई है, सम्मन है। तो इसमें हमने पीछे देखा कि जो रिकॉर्ड मिला वो इंटरनेट पे कि हमें सम्मन तो नहीं, हमें चालान ही नहीं भेजा उन्होंने कभी। अब चालान नहीं भेजा, सीधा सम्मन भेज दिया। तो इसमें हम जब कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ क्या बताएं? 2019 में हमें याद ही नहीं कि 2019 अगस्त में हुआ क्या था, कहाँ हुआ। और हम रहते हैं म्यूर विहार में, चालान कटा गौतम बुद्ध नगर जी। तो इसमें जो है वो जज साहब क्या पूछेंगे? हमें तो सम्मन मिला ही नहीं, हमें तो चालान ही नहीं मिला आज तक। चलिए ठीक है ऋषिपाल जी, क्या आप इन्हें सलाह देना चाहेंगे? क्या होता है कि गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा है वहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी ट्रैफिक के नियम का वायलेशन करता है तो सीसीटीवी द्वारा उस वायलेशन को कैप्चर हो जाता है। अधिकांश जैसे हमारी जो ड्राइविंग की स्पीड है, या कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम लास्ट सेकंड के ऊपर हमने रेड लाइट हमने पार कर लिया, हमने जंप नहीं किया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है, जो कंप्यूटर मोड है, वो ये बता देता है कि हमने उस परमिसेबल लिमिट से ज्यादा हम चला रहे थे या हमने कोई और नियम का वायलेशन किया है। तो ऐसी स्थिति में वो जो कैमरा है वो आपकी पिक्चर है वो उसको वो कैप्चर कर लेता है और अपने प्रोसेस के हिसाब से वो चालान जो है आपके घर में वो भेजता है। कई बार ऐसा होता है कि जो 1 या 2 या 3 करके जो ओनर होते हैं वो गाड़ी भेज देते हैं लेकिन आरसी परिवर्तन नहीं कराते। तो ऐसे भी कई बार क्या होता है जो एक्चुअल ओनर होता है, जो आरसी के नाम होती है, चालान उस तक पहुंचता है। तो उस प्रक्रिया में अगर वहां पर वायलेशन किया, शायद आपको ध्यान न रहा हो कि जिस समय आप गाड़ी चला रहे थे 2019 के अंदर आपसे गलती से कोई ऐसा नियम टूट गया हो जो आपका ध्यान ना दिया गया हो, तो आपको अधिकार है वहां जब जाएंगे तो आप जिससे पूछ सकते हैं कि जी मुझे इसके कोई कागज नहीं मिले, तो जज आपको पूरी तरीके से वो आपको जो चालान है, जो चार्जशीट है, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे कि इस तरीके से इस डेट को इस समय आपने चालान किया था, और इस चालान को साबित करने के लिए उनके पास ये वाला डॉक्यूमेंट है। अधिकांश जो कैमरे के द्वारा जो चालान होते हैं वो उसमें फोटोग्राफ भी होता है, गाड़ी का फोटोग्राफ भी होगा, उसके अंदर आपकी गाड़ी का नंबर भी दिख रहा होगा, तो वो पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही आपके पास चालान है। जी चलिए ठीक है योगेश जी, आपको उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर अशोक हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अशोक, आप भी सवाल पूछ सकते हैं अपना। हेलो जी अशोक, कहिए। मेरा सवाल ही है जी अशोक, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए फिर हमसे बात करिए। हाँ, मेरा सवाल ये है वकील साहब कि मेरे बेटे का डाइवर्स का केस चल रहा है, डाइवर्स हो चुका है एक्स पार्टी, और 490 जी जी कहिए अशोक। और 498 ए में लड़की ने बयान दे दिया हमारे फेवर में, एक्स पार्टी डाइवर्स हो चुका है और उसके अन्य गवाह नहीं आ रहे हैं, 9 साल हो गए हैं। जी देखिए ऐसी स्थिति में अगर आपका आज के मुद्दे से जुड़ा सवाल नहीं है, बट फिर भी आप ऋषिपाल जी जवाब दे सकते हैं। जी आपका एक्स पार्टी डिवोर्स हो चुका है तो ये आपके लिए अच्छी बात है। और अगर आपको 498 ए में जो क्रिमिनल केस है उसके अंदर जो लड़की है उसने आपके फेवर में बयान दे दिए हैं, तो आपके पास जो रास्ता है एक तो ये है कि आप उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि आपके केस को 9 साल हो गए हैं और जल्दी से आप एक केस को खत्म किया जाए, आपको बरी किया जाए। दूसरा आपके पास एक रास्ता ये है कि आप अपने कंसर्न हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर भी एक 482 सीआरपीसी में एक पिटीशन लगा सकते हैं, उसमें दिखा सकते हैं कि जो पीड़िता थी, शिकायत करता थी, उसने हमारे पक्ष में बयान दे दिए हैं, उसके बावजूद हमारा केस काफी समय से चल रहा है। तो हाई कोर्ट भी ऐसी स्थिति में जो घरेलू मामले होते हैं उनको खत्म करने के लिए आदेश जारी कर सकता है और आपके केस को खत्म भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है अशोक जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ गोविंद राजस्थान से जुड़ चुके हैं। गोविंद, सवाल पूछ सकते हैं अपना। हेलो जी गोविंद, कहिए। जी मैम, मैं गोविंदपुरी बोल रहा हूँ, धौलपुर राजस्थान से। जी कहिए। जी सर, मुझे जमीन बंटवारे से संबंधित जानकारी पूछनी थी। जी पूछ सकते हैं आप, कहिए। सर ऐसे था कि मेरे पिताजी, मेरे 4 भाई थे, तो क्या मेरे पिताजी की 20 साल पहले ही मौत हो गई है जो खेत के चक्कर में। जी
तो अपने खेत के हिस्से में तो कुछ तो जमीन वो बेच गए थे जी। तो मैं जब नाबालिग था, मैं 2 साल का था, तो मेरे मामा जी के पास रहता था। तो बाद में मेरे चाचा साहब ने क्या है कुछ जमीन नाम करा ली अपने। फिर बाद में मैं अब जितनी जमीन मेरे नाम पर अब बची है वो ले ली तो ले ली। अब जितनी जमीन मेरे नाम पर बची है वो मांग रहा हूँ, तो वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे, जो करना है तेरे को कर ले। देखिए, आपके जो आपने अपनी परेशानी बताई, आपके अंदर जो आपके पिताजी ने बताया था, आपके पिताजी 4 भाई हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जमीन जो होगी वो आपके दादा के नाम होगी। तो आपके दादा के नाम की जमीन जो है उसके 4 हिस्से बनते हैं, उसमें चारों आपके जो पिताजी और आपके चाचा और ताऊ उनका हिस्सा बनता है। अगर उसके बाद जब आपके पिताजी नहीं रहे तो उनके आपके पिताजी जो संतान है, पुत्र पुत्रियां और आपकी जो माता जी हैं, वो उस प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। अगर आपके चाचा ताऊ जो आपकी संपत्ति का जो हिस्सा है वो नहीं दे रहे हैं, तो आपका जो निजी जो सिविल कोर्ट होता है, जो दीवानी न्यायालय होता है, वहां पर आप एक पार्टीशन का दावा जो है, विभाजन का दावा फाइल कर सकते हैं और जो अपने हिस्से की जो जमीन है उस पार्टीशन से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज राजस्थान से। मनोज, सवाल पूछ सकते हैं अपना। जी सर, हेलो। जी मनोज, कहिए। जी सर, मनोज पारसा बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश गुना से। बात रखिए अपनी। जी सर, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए चालान हो रहे हैं। तो जी सर, इसमें मैं अभी अहमदाबाद गया तो मेरा 10,000 से लेके 2,000 का 2 बार चालान हुआ। हेलो। तो मध्य प्रदेश गुना से आ रहा हूँ। आरटीओ साहब के पास गया, उन्होंने मना कर दिया, हमारे पास मशीन नहीं है, हम नहीं बना रहे। और एथराई सुजुकी गाड़ी है, वहां पर गया तो उन्होंने कहा हमारे पास ये सुविधा नहीं है। तो सर अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ऋषिपाल जी, आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है? ऋषिपाल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मनोज जी, फिलहाल अभी हमारा अधिवक्ता से हमारा संपर्क किसी तकनीकी खराबी की वजह से अभी नहीं हो पा रहा है। हम आपके सवाल का जवाब देंगे, अभी हम उनसे संपर्क ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक नियमों की, उससे हटकर आपका सवाल है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर ये जो तमाम कानूनी प्रावधान है, इसको लेकर अगर आपका जो सवाल है आप हमसे जान सकते हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। तो तमाम कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपना सवाल पूछ रहे हैं, और हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ कानूनी प्रावधान होते हैं ट्रैफिक नियमों को लेकर। जैसे कि हमने आपको अभी बताया भी था, जब ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे तो उन्होंने ये बात साफ करी थी कि क्या कुछ करने पर किस तरह की सजा हो सकती है, क्या कुछ जुर्माना आपको लग सकता है। अगर आप नशे में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको जुर्माना हो सकता है, और सजा का भी प्रावधान उन्होंने बताया था। और अगर इस मुद्दे से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमसे जान सकते हैं, और फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ऋषिपाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आप बने हुए हैं हमारे साथ? मनोज, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आ रही मैडम। जी जी, तो एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहरा दीजिए, हमारे अधिवक्ता जुड़ चुके हैं इस वक्त। जी सर, मैं जो पूछ रहा हूँ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ये हमारे मध्य प्रदेश गुना में नहीं बन रही है, और ना सुजुकी जो शोरूम है वो बना रहे हैं, उस वजह से हमारा चालान हो रहा है। तो उसका हम क्या करें सर? अब देखिए, आपके जो डिस्ट्रिक्ट जो एमएलए जो होते हैं, जो एमएलए के पास आप जाइए और लिखित में शिकायत कीजिए इस बात की कि हाई सिक्योरिटी प्लेट जो है हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही है। अगर आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आपको उसके बाद राइट है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं और इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जो मोडल जो एमएलए जो होता है वो एक सही अधिकारी होता है जिसके पास आप शिकायत कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको ट्रैफिक का जो राइट है अगर आपको नहीं मिलता है तो प्रोवाइड करिए। दूसरी बात यह है कि आपने जो अपनी हाई सिक्योरिटी प्लेट जो अप्लाई कर रखी है,
आपके पास अप्लाई करने का नंबर होना चाहिए कि हमने अप्लाई कर दिया और उसके बावजूद हमें नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में कभी भी आपका चलान होगा तो आप दिखा सकते हैं आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दी है, और चलान होता है ऐसी स्थिति में तब आप कोर्ट के अंदर भी दिखा सकते हैं कि आप ऑलरेडी चलान आपने अप्लाई कर रखा है और वो नंबर प्लेट आपको अब तक नहीं मिली है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका चलान है वो कोर्ट माफ कर देगा। तो मनोज, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। चलिए फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ऋषिपाल जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसी भी ट्रैफिक हवलदार को आपको अरेस्ट करने या आपका वाहन जब्त करने का अधिकार नहीं होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो वाहन को जब्त करने की जो पावर है वो कम से कम एक सब इंस्पेक्टर रैंक का जो अधिकारी होता है केवल वही आप एक वाहन को जब्त कर सकता है। एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल को ये पावर नहीं होती किसी ट्रैफिक नियम को उसको व्हीकल को वो जब्त कर सके। दूसरी बात, जहां तक अरेस्ट की बात है, अरेस्ट के लिए भी ट्रैफिक का जो अधिकारी है वो कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होना चाहिए। उसको पावर है कि वो आपकी स्थिति को, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, ठीक है, या बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी कांस्टेबल के साथ भी कर रहा है तो उसको क्या नाम है, उसके आसपास का जो सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है वो आएगा और वो आके उस व्यक्ति को उसको अरेस्ट कर सकते। जी जी। और एक और कॉलर हमारे साथ पीएन सिंह मुंबई से जुड़ चुके हैं। पीएन सिंह, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है कि अगर बाइक पे हम जा रहे हैं और ये हस्बैंड वाइफ के साथ और एक, हाँ मैडम मेरा नाम पीएस सिंह है जी, और मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। पीएन सिंह जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए फिर हमसे बात करिए। हाँ, और मेरा क्वेश्चन ये है मैडम कि हम बाइक से हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं और एक 14 साल का बच्चा हमारे साथ बैठा है। हाँ बंद है, हमारा वॉल्यूम बंद है मैडम। कहिए। 14 साल का बच्चा हमारे साथ बैठा है, तो ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया और बोला कि आप ट्रिपल लोडिंग पर जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि ये बच्चा हमारा 14 इयर्स का है, लेकिन उन्होंने नहीं माना और मुझे इसके लिए फाइन लगाया। तो ये क्या लीगली है कि क्या कितने साल के बच्चा तक को हम बैठा सकते हैं एज ए ट्रिपल लोडिंग? देखिए, एज पर जो बच्चे कैटेगरी है, केवल 6 साल तक का जो बच्चा होता है आप उसको अपने साथ बिठा सकते हैं। उससे बड़ा जो बच्चा होगा, जो टीनेजर बच्चा आपने बताया, जैसे बताया 14 साल का तो बच्चा टीनेजर हो जाता है और 2 साल के बाद तो स्वयं से वो गाड़ी चला सकता है। तो ऐसी स्थिति में इतना 14 साल का जो बच्चा है वो तो ट्रिपल जो सवारी की कैटेगरी में ही आएगा। तो वो जो ट्रैफिक अधिकारी ने आपको चालान किया है वो ठीक किया है। तो केवल 6-7 साल तक के बच्चे जो होते हैं आप केवल उनको ही लेके जा सकते हैं। चलिए, उम्मीद है उसके अलावा भी जो एडवाइजरी दी जाती है कि जो दुपहिया वाहन होते हैं उसके अंदर कोशिश कीजिए कि ट्रिपल जो व्यक्ति है उस पर ना बैठे, जिससे कि उसका बैलेंस जो है वो अधिकांश बिगड़ जाता है और जो एक्सीडेंट होने की संभावना है बहुत ज्यादा रहती है। जी बिल्कुल, अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रिपलिंग नहीं करनी चाहिए दोपहिया वाहन पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। तो इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।